हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस चैनल जीके में इंडिया हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जीके जीएस के सीरीज को देखेंगे। जैसा कि हमने कल ही बताया था दोस्तों कि हमारा आने वाला जो वीडियो होगा अगला, ये जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट का होगा। चूंकि हम पहले प्रैक्टिस सेट जो है ऑप्शनल पढ़ाते थे, लेकिन यहाँ पे जो हम ऑनलाइनर पढ़ा रहे हैं ताकि आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर हो सके। यदि आप आने वाले समय में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम देने वाले हैं तो इसके लिए काफ़ी ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन इस बार पूछा जा रहा है इसमें प्रत्येक क्षेत्र से एक या दो क्वेश्चन लेकर ही ये वीडियो बनाई जा रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अध्यक्ष के आयोग थे जस्टिस फजल अली। फजल अली इनके अध्यक्ष थे। और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 ईस्वी में। और वहीं अगला है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था? तो 1956 ईस्वी में। दोनों में फर्क है। पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था 1956 में। और इसी के तहत भाषाई आधार पर बनने वाली प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बना है। और ये क्वेश्चन इसी बार की आरआरबी एनटीपीसी में आ चुकी है कि भाषाई आधार पर बनने वाली प्रथम भारतीय राज्य। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों न्यूमिसमैटिक। इसके अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। अब बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी है पक्षियों का अध्ययन, और चंद्रमा का अध्ययन कहा जाता है सेलेनोलॉजी। हृदय से संबंधी अध्ययन है कार्डियोलॉजी। मानचित्र बनाने की कला को कहते हैं कार्टोग्राफी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी तथा मिट्टी का अध्ययन को पीडोलॉजी कहा जाता है। पीडोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग से कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? दोस्तों, ऑस्टियोमलेशिया जो व्यस्त में होता है तो इस रोग से कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। ये हड्डी से संबंधित रोग है। जॉइंट पेन होने लगती है, हड्डी टेढ़ी हो जाती है इत्यादि। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोमलेशिया तथा रिकेट्स नामक बीमारी विटामिन डी के कमी से होती है। सूर्य के प्रकाश विटामिन डी का सबसे सस्ता स्रोत है। सूर्य के प्रकाश जो है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। और इसके कमी से कौन से दो बीमारी हो गए? जो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अब बात करते हैं हड्डियों से हड्डी जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में आता है। और हड्डी से मांसपेशियों की जोड़ को टेंडन कहा जाता है। हड्डी से हड्डी बोन टू बोन रहेगा तो लिगामेंट्स, और हड्डी से मांसपेशियां रहेगा तो टेंडन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप को। दोस्तों, प्रशांत महासागर पांचों महासागर में 5 महासागर है, तो इसमें सबसे बड़ी तथा सबसे गहरी महासागर है। संसार की सबसे गहरी स्थल मरियाना खाई जो है, पृथ्वी पर सबसे गहराई वाली स्थान है दोस्तों मरियाना खाई, जिसकी गहराई लगभग 11,033 मीटर है। तो ये भी जो है प्रशांत महासागर में ही स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है? अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ये जो है भारत के राष्ट्रपति को केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर भारत के राज्यपाल को सौंपता है। ये दोनों भी ऑप्शन एक साथ एग्जाम में नहीं हो सकते। अगर है तो तथा लगा रहेगा, तो यही आपको राइट आंसर मारना है। दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्य अवधि 6 साल या 65 वर्ष से पहले तक होती है। वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बी नरहरि राव थे। आप ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सबसे अधिक बार एशियाई खेलों का आयोजन किस नगर में हुआ है? तो सबसे अधिक एशियाई खेलों का आयोजन जो है बैंकॉक यानी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सबसे अधिक बार एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। दोस्तों, एशियाई खेलों की आयोजन सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में नई दिल्ली भारत से किया गया था। विगत एशियाई खेल जो पिछला एशियाई खेल हाल में हुआ है ये 2018 में हुआ है जकार्ता यानी इंडोनेशिया में। और आगामी एशियाई खेल 2022
चीन में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, भारतीय कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक है। दोस्तों इन्फोसिस एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो इनके संस्थापक है नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति जो है इनके संस्थापक है। प्रमुख कंपनी सन फार्मा के मालिक दिलीप संघवी है। ये दवाई से वाली कंपनी है, इनकी मालिक जो है दिलीप संघवी है। अगला प्रश्न जो है, रडार के आविष्कारक कौन है। दोस्तों अभी रडार के आविष्कारक जो है रॉबर्ट वाटसन वाट है। रडार में रेडियो तरंग की प्रयोग होती है, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आ चुकी इस बार की। सोनार में दोस्तों पराश्रव्य तरंगे की जो है प्रयोग की जाती है, तो ये रहेगा टॉप प्रायोरिटी पे आगामी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, प्रसिद्ध मोबाइल कंपनी नोकिया किस देश से है। दोस्तों नोकिया को तो फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट में विलय हो गया है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है नोकिया कंपनी किस देश की, क्योंकि फ्लिपकार्ट से भी क्वेश्चन आ चुके। तो ये है दोस्तों फिनलैंड की। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, हेलेंसिकी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में लाल मिर्च की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। दोस्तों भारत में लाल मिर्च की खेती सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में की जाती है, और ऑप्शन में आपको केरल भी दिया रहेगा, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। मसालों का बगीचा केरल को भले ही कहा जाता है, लेकिन लाल मिर्ची की सबसे अधिक खेती जो है आंध्र प्रदेश में की जाती है। अगला प्रश्न जो है, मंगला तथा ऐश्वर्या तेल क्षेत्र, मंगला तथा ऐश्वर्या तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है भारतीय राज्य राजस्थान में। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत में प्रथम पेट्रोलियम जो मिले थे प्राप्त हुआ था, ये डिगबोई आसाम से। डिगबोई जो कहाँ है, असम में है, और इसकी तेल की जो प्राप्ति हुई थी 1901 ईस्वी में पता चला था। अब बात करते हैं, बरौनी में एकमात्र तेल शोधन कारखाना है जो बिहार में स्थित है, बरौनी। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है। अभी 17वीं लोकसभा कार्यकाल चल रही है। लोकसभा में सदस्यता ग्रहण करने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, यानी 25 वर्ष की उम्र में भी आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। इसीलिए पूछा जाता है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र है तो 25 वर्ष। राज्यसभा में सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र है 30 वर्ष। अब बात करते हैं इन दोनों सदनों की कार्यकाल की। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है तथा राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है, यानी राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं किया जाता। लोकसभा का विघटन 5 वर्ष के बाद समाप्त कर दिया जाता है इसका कार्यकाल। विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा इसे पहले भी समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये दोनों में बहुत फर्क है कि राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है, यानी सदन की बात हो रही है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, यहाँ पे सदस्य की बात हो रही, तो 6 वर्षों का होता है। लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य ही हो सकते हैं, और ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आ गया। हालांकि 550 ऑप्शन में नहीं था, 552 था, और यही राइट टिक करना था, क्योंकि जो अब एंग्लो इंडियन वाली जो पद्धति थी इसको समाप्त कर दिया गया है कि 2 एंग्लो इंडियन होना ही होना है, अनिवार्य है, ऐसा अब जो कोई बात नहीं रही। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 238 चुनाव के माध्यम से और 12 जो है जिसका जो है नामांकन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, सार्क की स्थापना कब हुई। दोस्तों सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। इसका फुल फॉर्म होता है सॉदर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में, और सार्क में 8 सदस्य हैं वर्तमान में, पहले 7 था, बाद में अफगानिस्तान 2008 ईस्वी में ऐड होकर अभी सार्क में टोटल जो सदस्य देश है 8 हो गया है। ये है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान। दोस्तों इन क्वेश्चन में जो है म्यांमार को घुसा देता है, और आपको जो है कौन सा नहीं है पूछा जाता है, तो आपका राइट आंसर म्यांमार है, क्योंकि म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। पारादीप बंदरगाह किस प्रकार की बंदरगाह है। दोस्तों पारादीप बंदरगाह जो है ये पूर्वी तट के बंदरगाह है, ये पूर्व तटीय बंदरगाह है। जितने भी बंदरगाह अरब सागर में स्थित है सभी पश्चिमी तट के बंदरगाह है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अब का क्या रख दिया गया है। दोस्तों परसों की जो एनटीपीसी की एग्जाम थी उसमें पूछा गया था प्रवासी भारतीय जो है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो उसका सुषमा स्वराज भवन रख दिया गया है। तो यहाँ पे हमने रखा है क्वेश्चन, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर रख दिया गया अब अरुण जेटली स्टेडियम। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप जहाँ से जो है प्रक्षेपण किया जाता है, तो उसका नाम बदलकर अब अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश स्थित रोहतांग दर्रा का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग
कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश। विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश जो है ये है इंडोनेशिया, और दूसरी स्थान पे है भारत। भारत जो है मुस्लिम जनसंख्या में दूसरी स्थान पे है। चीन विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ये समग्र रूप से बात हो रही है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश रूस है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के प्रथम महिला जो क्रिकेट एम्पायर बनी, तो दोस्तों ये है अंजलि राजगोपाल राय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस 3 दिसंबर, राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में शासन करने वाले को क्या कहा जाता है। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में शासन करने वाले को उपराज्यपाल या प्रशासक कहा जाता है। ये अलग अलग है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल कहा जाएगा और कहां पर जो है प्रशासक कहा जाएगा, लेकिन ये दोनों ही कहा जाता है। अब देख लेते हैं, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये है अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव, ये दोनों को मिला के एक ही बना दिया गया है दादर नगर हवेली, और इसकी राजधानी रखा गया है दमन। दिल्ली का नई दिल्ली है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, लद्दाख का लेह तथा पुदुचेरी का पुदुचेरी है। ये है 8, वैसे 9 थे, लेकिन और दमन और दीव को जो है मर्ज कर दिया गया है दादर नगर हवेली में। विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों विवेकानंद को स्वामी की उपाधि राजा खेतरी के द्वारा दिया गया था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक है स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में। भारतीय रेलवे में IRCTC को कब मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। दोस्तों कंपनी को जो है नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न की दर्जा दिया जाता है। तो IRCTC जो भारतीय रेलवे से संलग्न है, तो इसको मिनी रत्न की दर्जा 2008 ईस्वी में दिया गया था। IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। अगला प्रश्न जो है, बाबर के द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। दोस्तों बाबर के द्वारा प्रमुख 4 युद्ध लड़ा गया। बाबर जो है 1530 ईस्वी तक जिंदा रहे, 1530 में मर गए, तो इनके द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया। सबसे पहले पानीपत की प्रथम लड़ाई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है मुगल वंश की स्थापना हो पाई बाबर के द्वारा। उसके बाद घाघरा, चंदेरी और ये खानवा का युद्ध, तो ये चारों युद्ध जो है बाबर के द्वारा लड़ा गया और चारों युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त किया। किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है, यानी बाघ राज्य, तो ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो 1973 ईस्वी में। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा स्थित है, तो ये स्थित है सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में स्थित है, और यहाँ मैंग्रोव प्रकार के वन पाई जाती है, दलदली वाली। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कानपुर में। राष्ट्रीय औषधि संस्थान लखनऊ में, चावल संस्थान कटक में, राष्ट्रीय आलू संस्थान शिमला में, राष्ट्रीय तंबाकू संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। अब बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय चावल संस्थान तो कटक में है, अब अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान जो है ये है मनीला में। मनीला में स्थित है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस गैस को विचित्र या स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, तो दोस्तों अक्रिय गैस जेनॉन गैस को विचित्र या स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, जिसकी सूत्र जो है दोस्तों XE होता है, XE होता है। अक्रिय गैस की खोज विलियम रैमजे के द्वारा किया गया था। अक्रिय गैस जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेटॉन इत्यादि। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रमुख दो भारतीय जिन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। प्रमुख दो भारतीय जिन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए, तो ये है एक अमर्त्य सेन तथा दूसरा है अभिजीत बनर्जी। अब अमर्त्य सेन को 1998 मिला है, वहीं अभिजीत बनर्जी को जो दोस्तों 2019 में इनके पत्नी और इनको और एक आदमी और थे, कोई क्रेमर थे, तो इन तीनों को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अब बात करते हैं कितने भारतीयों को अब तक नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर, ये जो भारतीय ही नहीं, ये एशिया में प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे 1913 ईस्वी में। उसके बाद भारतीय की बात करते हैं तो CV रमन 1930 में विज्ञान में दिया गया था इनको। फिर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए, मदर टेरेसा को शांति के लिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान के लिए यानी चंद्रशेखर सीमा के लिए, अमर्त्य सेन या इकोनॉमिक्स में पहला था भारतीय जिनको मिला 1998 में। उसके बाद वेंकट रमन राधा कृष्णन को रसायन में दिया गया 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 शांति में मलाला यूसुफजई के साथ में, और अभिजीत बनर्जी को 2019 में पुनः इकोनॉमिक्स में दिया गया। तो अब तक 9 भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त
कर चुके हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में हुआ था। और बात करें प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 का। और अध्यक्ष जो था इनका अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष थे। पूछा जाता है एग्जाम में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। वहीं पे संविधान सभा की जो अगली बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, मात्र 2 दिन के बाद, तो उसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, मानव आंखों के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी है, तो ये है 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई वस्तु है तो उसे स्पष्ट दिखनी चाहिए। और मानव आंखों की प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनती है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक तथा उल्टा होता है। अगला प्रश्न जो है, मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दोस्तों मित्र शक्ति है भारत और श्रीलंका के मिलिट्री के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास। वहीं भारत और नेपाल के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है, उसका नाम है सूर्य किरण। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किडनी की क्रियात्मक इकाई। दोस्तों किडनी की क्रियात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन है। वहीं तंत्रिका ऊतक की जो इकाई होती है ये न्यूरॉन होती है। और ये बार जो है एग्जाम में आ चुका है एनटीपीसी में, जो तंत्रिका ऊतक की क्रियात्मक इकाई क्या होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, सूरज के अंदर जो है ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों सूरज के अंदर जो है नाभिक के संलयन की क्रिया होती है, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नाभिक के संलयन में छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करता है, तो नाभिक का निर्माण करता है, तो ये से नाभ के संलयन कहते हैं। और इसी कारण से हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्ति होती है। नाभ के विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है परमाणु बम तथा सभी प्रकार के परमाणु रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर भट्टी जो भी होते हैं सभी नाभ के विखंडन के सिद्धांत पे ही कार्य करते हैं। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभ के संलयन पर। सूर्य के सबसे बाहरी सतह को किरीट या कोरोना कहा जाता है। सूर्य की सबसे बाहरी सतह को किरीट या कोरोना कहा जाता है। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो जिसका ग्रुप ओ होता है उसे सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। यानी ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपना रक्त डोनेट कर सकता है। जबकि सर्वग्राही है एबी वाले व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का रक्त ले सकता है। रक्त समूह के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर थे। वहीं रक्त परिसंचरण की खोजकर्ता विलियम हार्वे है। ये दोनों अलग अलग है। रक्त समूह यानी ए बी ओ और ए बी जो है इनके खोज करता है कार्ल लैंडस्टीनर। वहीं परिसंचरण की खोज करता है विलियम हार्वे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लिया गया, ये है डॉक्टर बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता किए और कांग्रेस के 18 अध्यक्ष हुए। बात करते हैं प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हुए जॉर्ज यूले। कांग्रेस की स्थापना का श्रेय जाता है एओ ह्यूम को। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों संजय राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में स्थित है। जबकि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। तो ये तीनों में बड़ी कंफ्यूजन रहती है। संजय राष्ट्रीय उद्यान अगर गांधी न लेगा हो तो आपका आंसर मध्य प्रदेश होगा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है और संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। अगला है प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे और ये लेबर पार्टी से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य कौन से जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं? तो जहां पे कर्क रेखा और मकर रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र रहता है वहां पे उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश पाया जाता है। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ से आता है एग्जाम में कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वर्षा का रेंज क्या रहता है? तो यहाँ 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है, उसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। वहीं 100 से 150 200 के मध्य वर्षा रहती है तो उसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र या शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। यानी 200 से अधिक रहेगा, मोर देन 200 सेमी वर्षा, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। वहीं 100 से 200 के मध्य वर्षा की रेंज रहती है तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र या शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों का व्यापारिक कृषि कहलाता है। तो दोस्तों ये है ओलेरी कल्चर। जैसे कद्दू वगैरह जमीन पे उगाए जाते हैं, तो ये जो है ओलेरी कल्चर के अंदर इसकी खेतीगत किया जाता है। अब फ्लोरिकल्चर में क्या होती है, तो व्यापारिक स्तर पे फूलों की खेती होती है। रेशम की कीट के पालन हेतु शहतूत की जो कृषि की जाती है उसे कहा जाता है मोरिकल्चर। बिना मिट्टी के पौधे का संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स, ये भी आया रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। और बिना पौधों को वायु में उगाना एयरोपोनिक। तो ये नाम से स्पष्ट है, एयर से एयरोपोनिक, तो इसे याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाइड्रोपोनिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिना मिट्टी के पौधे का संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स, ये जो है जल में उगाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, दो वस्तुएं आपस में क्यों चिपक जाती है। दोस्तों दो वस्तुएं आपस में चिपक जाती है टेम्पोरली रूप से, तो ये असंजक बल के कारण चिपक पाता है, असंजक बल के कारण चिपक पाता है। कपड़ा धोने की मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पे। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है, पास्कल के सिद्धांत पे। अब जल का घनत्व 4 डिग्री सी पर सबसे अधिक होती है और आयतन सबसे कम होती है। पूछा जाता है कि अगर जल को गर्म किया जाता है तो आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो सबसे पहले आयतन घटती है, फिर आयतन 4 डिग्री से जैसे ही ऊपर जाता है टेम्परेचर, तो आयतन बढ़ने लगता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, जल में अपमार्जक मिलाने से पृष्ठ तनाव पे क्या प्रभाव पड़ती है। दोस्तों अपमार्जक जिसे आम भाषा में सर्फ बोल देते हैं हम लोग, कपड़ा धोने वाली सर्फ, तो पृष्ठ तनाव कम हो जाती है और इसी कारण जो है कपड़ा साफ हो जाती है। शीतलन का नियम प्रस्तुत किया था। दोस्तों शीतलन का नियम जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन ने गति के प्रमुख 3 नियम दिए हैं। रॉकेट के संचालन में संवेग संरक्षण का नियम अप्लाई होता है, जो न्यूटन के 3rd लॉ से संबंधित है, रिलेटेड है। अभी अगला है फिजिक्स, विज्ञान का पिता जो है न्यूटन को कहा जाता है, यानी भौतिकी विज्ञान का पिता न्यूटन को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भूकंप के कारण उत्पन्न हुए तरंगों में से किसे प्राथमिक या लंबवत तरंग कहा जाता है। भूकंप में विभिन्न प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, तो इसमें किसी प्राथमिक तरंग कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पी तरंग को प्राथमिक तरंग, या अंग्रेजी में इसे प्राइमरी वेव भी कहते हैं। तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप के दौरान जो है उत्पन्न तरंगे इस प्रकार हैं, एस, एल और पी, ये तीनों प्रकार के तरंग निकलते हैं भूकंप में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विटामिन के रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है। इसके अभाव में रक्त जो है क्लोट नहीं हो पाती है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन सी का एस्कार्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल, विटामिन बी1 का थायमीन, विटामिन बी2 का राइबोफ्लोविन और विटामिन बी12 का साइनोकोबाल्मिन, जिसमें कोबाल्ट धातु की उपस्थिति पाई जाती है। आप ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और चीन के बीच स्थित सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों मैकमोहन रेखा। भारत तथा पाकिस्तान के बीच स्थित है रेड क्लिफ रेखा। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर, वहीं अमेरिका तथा कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा जो है सीमा रेखा के रूप में नॉमिनेट है। अब देख लेते हैं दोस्तों, फ्लैशिंग मेडोज स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। दोस्तों स्टेडियम का नाम है फ्लैशिंग मेडोज स्टेडियम। तो ये स्थित संबंधित है टेनिस खेल से। इसमें जो है टेनिस की खेल खेले जाते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में दोस्तों ये कोई क्वेश्चन नहीं है। हीमोग्लोबिन की विशेषता मैंने प्रॉपर्टीज लिख दिया, अगर इससे क्वेश्चन आए तो आप बना लोगे। हीमोग्लोबिन के बारे में है, यह शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। इसकी उपस्थिति के कारण खून का रंग लाल होता है। इसमें लोहा धातु की उपस्थिति पाई जाती है। इसकी कमी से इनीमिया नामक रोग होती है तथा इसकी मात्रा को जो है हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, हीमोसाइटोमीटर से हीमोग्लोबिन की संख्या को मापा जाता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है। दोस्तों स्टॉक फार्मिंग जो है ये संबंधित है पशुओं का प्रजनन। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आता है, मिश्रित कृषि से क्या समझते हैं। मिश्रित कृषि जो है, मिश्रित कृषि पूछा जाता है कि मिश्रित कृषि क्या है। तो दोस्तों मिश्रित कृषि जो है ये है पशुपालन के साथ साथ खेती करना, ना कि एक ही खेत में एक से अधिक फसल उगाना, उसे नहीं कहते हैं। पशुपालन के साथ साथ खेती करना ही मिश्रित कृषि कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल जो है ये है डेजर्ट क्रॉस, जो कनाडा में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा उत्तरी अफ्रीका में है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल मंगोलिया,
मंगोलिया में है ये गोबी। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये गोबी है, मंगोलिया में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है जो राजस्थान और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी क्षेत्र है दोस्तों, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी क्षेत्र है ये है लापाज, और ये राजधानी है बोल्विया की, ये अमेरिकन कंट्री है। सबसे अधिक गहराई पर स्थित राजधानी क्षेत्र है अजरबैजान, ये राजधानी है बाकू का, प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है बाकू, तो ये इसका राजधानी है अजरबैजान। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है के सिवान को, जो इसरो के प्रमुख हैं। इसके कार्यकाल में बढ़ोतरी कर दिया गया है, अब ये 2022 तक पद पर बने रहेंगे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है अब्दुल कलाम को। कुंभी लोक नृत्य संबंधित है आंध्र प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।